विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जिसको महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा किया गया था। यद्यपि सविनय आंदोलन जो है उसकी विधिवत घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई, किंतु इस आंदोलन की पृष्ठभूमि कुछ समय पहले से ही तैयार हो गई थी। 1922 ईस्वी में हमने देखा था चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया था और भारतीयों की जो स्वाधीनता की या अपने अधिकारों की जो ज्वाला थी वो अब जो है अग्नि उसकी बुझ नहीं सकी थी। असहयोग आंदोलन के बाद से 1930 ईस्वी तक स्थिति और गंभीर हो गई तथा भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा था। इसी कारण पहले जहां कांग्रेस अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त कर लेने की मांग से ही संतुष्ट थी, वह अब पूर्ण स्वराज्य की अपेक्षा कर रही थी। 1929 ईस्वी की लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। साथ ही सरकार की नीतियों ने देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। इसी समय उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने भारतीय किसानों व व्यापारियों की स्थिति और खराब कर दी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी शोषण की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि आर्थिक मंदी के इस दौर में ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों पर और अधिक आर्थिक बोझ डाला, जिससे जनता के कष्टों में और अधिक वृद्धि हुई और जनता के सामने सत्याग्रह जैसे आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और इस सत्या की का जो पहला उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण हमें गुजरात में बारडोली में किसानों ने जो 1928-29 ईस्वी में प्रस्तुत किया और इससे भारत के लोग उत्साहित हुए। इसके अलावा 26 जो आंदोलन की शुरुआत है तो 1930 के शुरू में ही चारों ओर जो अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का श्रीगणेश नहीं करते तो आर्थिक दुर्दशा व नौकरशाही के दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। गांधी जी स्वयं इस बात से अवगत थे, अतः उन्होंने स्थिति में सुधार या स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी। यानी सविनय आंदोलन के लिए बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक प्रशासनिक कारण उत्तरदायी थे और इसी क्रम में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। भारत के हर गांव शहर में पूर्ण स्वाधीनता दिवस बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दिवस के संबंध में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि स्वाधीनता दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे ये प्रकट हुआ कि ऊपर दिखने वाली शिथिलता और निराशा की तह में असीम भावना, उत्साह और स्वार्थ त्याग की तैयारी दबी पड़ी थी। स्वदेश भक्ति और आत्म बलिदान के अंगारे राजभक्ति या कानून और व्यवस्था की गुलामी की राख से केवल ढके हुए थे। जरूरत मात्र यही थी कि भावना और उत्साह के लाल अंगारों पर जमी हुई राख को फूंक मारकर हटा दिया जाए। अब कांग्रेस ने आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया और कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में आयोजित की गई और इस कार्यकारिणी ने स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए। लेकिन विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे और साथ ही शांतिवादी और समझौते में विश्वास करते थे, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय को एक मौका दिया। उन्होंने अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के एक लेख में वायसराय के समक्ष 11 शर्तें बताई और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन शर्तों को मान लेती है तो उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम भी नहीं सुनना पड़ेगा। तो अब हम ये जानें कि ये 11 शर्तें क्या थी। सबसे पहला, पूर्ण नशाबंदी हो। दूसरी, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर माना जाए। तीसरा, माल गुजारी आधी कर दी जाए और माल गुजारी यानी लगान जो है को विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए। चौथा, नमक पर लगने वाला कर बंद हो। पांचवा, सैनिक खर्च कम हो और शुरू में उसे आधा कर दिया जाए, यानी भारतीयों के ऊपर जो सेना का बोझ था उस खर्च को आधा किया जाए।
छठा है, शासन खर्च में कमी करने के लिए बड़े अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम कर दिया जाए। ज़्यादातर अधिकारी विदेशी थे, अंग्रेज थे, और उन सबकी बड़ी बड़ी भारी भारी तनख्वाहों का बोझ भारतीयों पर लदा हुआ था। तो उसके लिए भी ये कहा गया कि खर्च कम करने के लिए वेतन आधा कर दिया जाए। सातवां, विदेशी वस्त्रों पर तटकर लगाया जाए ताकि देशी उद्योग का संरक्षण हो। स्वदेशी में विश्वास रखने के कारण महात्मा गांधी ये चाहते थे कि विदेश से आयात किए जाने वाले वस्त्रों पर तटकर लगाया जाए, अतिरिक्त कर लगाया जाए, ताकि वो महंगे हों और उसे भारत में नहीं खरीदा जाए, ताकि यहाँ का जो देसी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, वो संरक्षित हो। आठवीं जो शर्त रखी वह थी तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए। नवा, हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित बंदियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिया जाए, सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएं और भारत से निर्वासित किए गए सभी लोगों को वापस स्वदेश लौटने दिया जाए। 10वीं शर्त थी खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या इसे जन नियंत्रण में रखा जाए, यानी गुप्तचर पुलिस जो क्रांतिकारियों और अन्य राजनीतिक जो अधिकारी और कार्यकर्ता थे उनके पीछे लगे रहते थे, तो उसके लिए ये कहा गया कि खुफिया पुलिस को, सीआईडी को तोड़ दिया जाए। 11वीं शर्त थी जन नियंत्रण में आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस दिए जाए, यानी आम लोगों को भी हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन सरकार ने गांधी जी की इन मांगों का कोई उत्तर नहीं दिया और सरकार ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी जारी रखी। नेताओं में सुभाष चंद्र बोस भी गिरफ्तार हुए और 11 अन्य व्यक्तियों के साथ उन्हें 1 वर्ष की कड़ी कैद की सज़ा दी गई। यद्यपि सरकार ने गांधी जी के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया था, किंतु गांधी जी ने सरकार से सुलह का एक और प्रयास किया और उन्होंने एक पत्र भी जो है वायसराय को भेजा और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहें तो आप मुझे सूचना दें। लेकिन वायसराय ने उनके पत्र के उत्तर में मात्र इतना ही कहा कि मुझे दुख है कि गांधी जी वह रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक शांति भंग होना अनिवार्य है। यानी वायसराय ने एक तरीके से उनके समझौते का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया और साथ ही ये भी मान लिया कि गांधी जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो जो है जनता में असंतोष बढ़ा रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं। गांधी जी ने इस जवाब के बाद कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला। ब्रिटिश राज्य केवल शक्ति पहचानता है और इसीलिए मुझे वायसराय के उत्तर से आश्चर्य नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में जेल की शांति ही एकमात्र शांति है और समस्त भारतवर्ष एक विशाल कारागृह है, यानी एक विशाल जेल है। मैं इस कानून को नहीं मानता और उद्गार प्रकट करने में असहाय राष्ट्र हृदय को मसलने वाली इस लादी गई शांति को की शोक में एकरसता को भंग करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। यानी अब गांधी जी जो है आंदोलन करने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अपने इस आंदोलन की शुरुआत की दांडी यात्रा के द्वारा। तो इस प्रकार जो ये आंदोलन शुरू हुआ उसमें जो सरकार द्वारा मांगे अस्वीकार करने पर ये समस्या हुई कि आंदोलन कैसे शुरू की जाए और उसकी रूपरेखा क्या हो, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून को तोड़कर करने का निश्चय किया, क्योंकि इस कानून से समाज के प्रत्येक वर्ग व विशेषकर गरीब वर्ग को अधिक प्रभावित किया था। और शासन की जो हठधर्मी थी, अब उसके सामने गांधी जी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि आंदोलन तो करना ही था उन्हें। तो उन्होंने 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों के साथ एक होकर ये प्रण किया कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक न तो हम स्वयं चैन से रहेंगे और न सरकार को चैन से रहने देंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके द्वारा चुने गए 79 यानी 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर रवाना हुए। 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की गई। वल्लभ भाई पटेल आगे चले और उन्होंने महात्मा जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। इस महान यात्रा के मार्ग में ग्रामवासियों ने हजारों की संख्या में महात्मा गांधी का अभिनंदन किया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की ऐतिहासिक यात्रा की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च
और मुसोलिनी के राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने हेतु रोम मार्च से की है। इस ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करते हुए बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा, इस महान राष्ट्रीय घटना से पूर्व, उसके साथ साथ तथा उसके बाद में जो दृश्य देखने में आए वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूंकने वाले थे कि वर्णन नहीं किया जा सकता। यह एक महान आंदोलन का प्रारंभ था और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। महात्मा गांधी अपनी यात्रा पूर्ण कर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरमेद के अविस्मरणीय दिन उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों कि दांडी मार्च के द्वारा सविनय आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। अब हम चर्चा करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है कार्यक्रम क्या था, उसका प्रोग्राम क्या था। तो गांधी जी के जो उपरोक्त जो भी कार्य अभी हमने बताए वो भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू किए जाने का संकेत चिन्ह था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, छात्र सरकारी विद्यालयों व कर्मचारी सरकारी दफ्तर को छोड़ दें, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए, सरकार को कर न दिया जाए, महिलाएं शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों का घेराव करें, पिकेटिंग उन पर करें। और सभी का ये मानना था कि नमक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किंतु विद्यार्थियों, उस समय की जो स्थिति थी और लोगों का जो उत्साह था उसको देखकर सरकार का ऐसा करने का साहस नहीं हुआ और जल्द ही ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। जगह जगह नमक कानूनों को तोड़ा गया। मोतीलाल नेहरू ने स्वयं गैरकानूनी ढंग से निर्मित नमक बेचा। अनेक स्थानों पर मजदूरों व किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। वे छात्रों ने विद्यालयों व कॉलेजों का बहिष्कार कर आंदोलन को सशक्त बनाया। यानी आंदोलन जो है वो कई तरीकों से जो है फैलता चला गया। और इसके बाद में आंदोलन जो शुरू हुआ उसकी शुरुआत के 1 माह के अंदर ही 200 पटेल और पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिए और सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही किया। अन्य विदेशी वस्त्र और अन्य सामान का बहिष्कार व शराब की दुकानों पर धरना भी सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया गया। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, बम्बई और बंगाल में कानून का उल्लंघन करते हुए नमक बनाना प्रारंभ कर दिया गया। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार की जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। H.N. ब्रेसफोर्ड लिखते हैं कि 1930 की शरद तक कपास के कपड़ों का आयात पूर्व वर्ष के इन्हीं महीनों के आयात की तुलना में तिहाई या चौथाई रह गया था। बम्बई में अंग्रेजी व्यवसायों की 16 मिलें बंद हो गई थी और 32,000 मजदूर बेरोजगार थे। इसके विपरीत भारतीय व्यवसायों की मिलें दुगनी गति से कार्य कर रही थी। और विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें हुई थी स्वदेशी के प्रभाव की वजह से। आंदोलन की एक खास बात बच्चों ये भी थी कि भारतीय महिलाओं ने अपने परंपरागत संकोच को छोड़कर बहिष्कार, पिकेटिंग और प्रचार में पुरुषों के साथ मिलकर कार्य किया। अकेले दिल्ली शहर में लगभग 1600 महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गईं। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर बम्बई, कलकत्ता और अन्य अनेक स्थानों पर संपूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हड़ताल हो गई। बम्बई में जीआई और बीबीसीआई के कारखाने के मजदूर भी काम छोड़कर हड़ताल में शामिल हो गए। पनामा, सुमात्रा, नैरोबी के प्रवासी भारतीयों और फ्रांस व जर्मनी के अनेक यूरोपियनों ने भी गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। और साथ ही आंदोलन की एक सबसे जो बड़ी बात थी वह थी सविनय आंदोलन की जो लपटें हैं, उसकी जो ज्वाला है वह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तक भी पहुंच गई। वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में लाल कुर्ती जो दल था उनका, रेड शर्ट नामक संस्था ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किए। नेताओं की गिरफ्तारी के लिए बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं, जिन्हें जनता ने आग को समर्पित कर दिया।
अतः जनता पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पठानों ने अवज्ञा आंदोलन में ऐसी स्थिति में भाग लिया था जबकि भारत में अन्य मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थिति को देखते हुए वहां पर 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स सैनिक टुकड़ी को भेजा गया, किंतु 25 अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर में निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश को चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सेना ने मना कर दिया। इन देश प्रेमी सिपाहियों को कड़ी सजाएं दी गई। इन सिपाहियों ने देश प्रेम व अहिंसा की अनूठी मिसाल कायम कर आंदोलन को और भी तेज कर दिया। इन सिपाहियों की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल ने लिखा है कि अपने देशवासियों पर गोली न चलाकर गढ़वाली सिपाहियों ने एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। यह एक ऐसी अहिंसा थी जिसने सचमुच अंग्रेजी राज्य की नींव हिला दी। विद्यार्थियों, ये जो कार्यक्रम था तो इस को देखकर जो सरकार थी उसने अपना दमन चक्र शुरू कर दिया और अपनी शक्ति के बल पर आंदोलन को कुचलने का निश्चय किया और प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयता पूर्वक तितर बितर किया जाने लगा और अब लाठी प्रहार रोज की घटना हो गई। धरासना में 2500 स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और वे पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए। जमीन वहाँ की पीड़ा से कराहते हुए आदमियों से पट गई थी। किसी का कंधा टूट गया था, किसी की खोपड़ी। लोगों के सफ़ेद कपड़े खून से तर थे। न्यू फ्रीमैन के संवाददाता वेब मिलर धरासना के दृश्य और पुलिस की ज्यादतियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 18 वर्ष तक 22 देशों में संवाद संग्रह के काम में मैंने असंख्य उपद्रव, संघर्ष, गली कूचों में जमकर हुई लड़ाइयाँ और विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरासना जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्मभेदी दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। कभी कभी ऐसी पीड़ा के दृश्य होते कि मुझे थोड़ी देर तक के लिए अपनी आंखें हटा लेनी पड़ती, लेकिन स्वयंसेवकों का अनुशासन आश्चर्यजनक था। लगता था कि उन्होंने गांधी जी की अहिंसा को घोलकर पी लिया है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जो ऐसे आंदोलन के समय चोरी चोरा कांड हुआ और उसमें हिंसा हुई, उससे हमारा जो है अब हमारे देशवासी जो है अब बहुत ज़्यादा परिपक्व हो चुके थे और उन्होंने जो है अब ऐसे दृश्य कहीं नज़र नहीं आते थे, बल्कि उन्होंने हिंसा का सामना अहिंसक रहकर किया। गोलियां खाई, लाठियां खाई, लेकिन उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया और ये सारी चीज़ें गांधी जी के प्रभाव की वजह से ही थी। धरासना के बाद वडाला के नमक डिपो पर भी धावा बोलते समय स्वयंसेवकों ने इसी प्रकार लाठी प्रहार सहन किया। कभी कभी तो पुलिस बिल्कुल मामूली सी बातों पर छात्रों का पीछा करती हुई उनकी कक्षाओं में चली जाती थी और उन्हें व उनके अध्यापकों को लाठियों का शिकार बनाती थी। कांग्रेस को सरकार ने अवैध संगठन घोषित कर दिया था और एक वर्ष में लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूस दिया। महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार की कठोरता का बर्ताव किया गया। बोर्ड सद में पुलिस ने 21 जनवरी 1931 को औरतों को भी गिराकर उनके ऊपर जो है बूटों से प्रहार किए। देश को अध्यादेश शासन के अधीन कर दिया गया था और एक के तुरंत एक बाद दूसरे दमनकारी कानूनों को लागू किया गया। कर बंदी आंदोलन के कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति के बलात्करण, जबरदस्ती अधिग्रहण और नीलाम का सहारा लिया था। पुलिस के इन जुल्मों के परिणाम स्वरूप कई गांव पूरी तरह उजड़ से गए थे और लेकिन कहीं कहीं पुलिस की इस दमनकारी नीतियों की प्रतिक्रिया में कुछ जगहों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की। शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने 6 थाने जला दिए तथा कुछ चौकीदारों को मार डाला। संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने 25 व्यक्तियों को गोली से भूनकर और सैकड़ों को घायल करके प्रतिशोध लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पेशावर में भी एक उदाहरण है कि अप्रैल 1930 में यहाँ पर भयंकर घटनाएं हुई और 24 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत नहीं रही। वहाँ के जो है स्थानीय लोगों का वहाँ पर अधिकार हो गया। इस अवधि में शांतिपूर्ण व अनुशासित खुदाई खिदमतगारों ने, जो लाल कुर्ती दर था खान अब्दुल गफ्फार खान का, उन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था, उन्होंने वहाँ की व्यवस्था कायम रखी। इसके बाद सैनिक दस्तों ने पुणे शहर पर अधिकार कर लिया और अनेक खुदाई खिदमतगारों को मशीन गनों से जो है भूशाई कर दिया, यानी उन्हें मार दिया गया।
इस दौर में एक महत्वपूर्ण घटना जो है, हमने बताया बाद में भी चर्चा की थी पहले, कि गढ़वाली प्लेटून ने अपने निहत्थे मुस्लिम देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थियों की जो सविनय आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके लिए क्या उत्तरदायी कारण थे, आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से कैसे हुई, इसका कार्यक्रम क्या बताया गांधी जी ने, इसकी प्रगति किस प्रकार हुई, पूरे देश भर में उसके खिलाफ उस सरकारी नीतियों के खिलाफ जो जन आंदोलन हुआ और सविनय आंदोलन हुआ, और ये जनता में उत्साह जगाने वाला रहा। और वहीं ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए। अब आगे इस आंदोलन के बीच में जो है गोलमेज सम्मेलन वगैरह आयोजित हुए, और इसी क्रम में आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपसे आंदोलन का जो द्वितीय चरण है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।